BN राव को उन्होंने चयनित किया। BN राव की जिम्मे का काम सौंप दिया कि वर्ष भर में आप दुनिया भर के संविधानों का अध्ययन करके ये संविधान भारत के लिए उपयुक्त है ये प्रमाणित करके बता दीजिए जनता को। उन्होंने देश विदेश के संविधानों का अध्ययन किया और उसमें ये बता दिया कि अमुक विषय जो है वो रशिया के संविधान में भी है, अमुक एक विषय जो है वो जर्मनी के संविधान में भी है, ये विषय अमेरिका के संविधान में भी है। इंग्लैंड का तो अपना कोई संविधान था ही नहीं, इसलिए उसमें कोई उनका रेफरेंस देने की बात ही नहीं थी। तो इस प्रकार से कुछ देशों का रेफरेंस देकर उन्होंने ये प्रमाणित किया, केवल टैली किया या उसको कंपेयर किया। कई बार लोग कहते हैं कि उन देशों से लिया गया, वास्तव में उन देशों से लिया नहीं गया, उन देशों में भी यही बात है, ये कहकर उसको टैली किया गया या उसको एक प्रकार से तुलना की गई। तो इस प्रकार से उन्होंने जब ये स्वीकृति के लिए दे दिया तो पूरा देश खुश हो गया कि वाह, BN राव जब कह रहे हैं तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और 1935 से अंग्रेज सरकार अंतरिम सरकारें बनाने के लिए 1935 के उस कानून के सहारे, संविधान के सहारे राज करने लगे। जिस देश का अपना कोई लिखित संविधान नहीं है, उनसे छुटकारा पाने के लिए हमें दुनिया का सबसे बड़ा संविधान लिखना पड़ा। सबको मेरा नमस्कार। संविधान की जन्म कथा इस पुस्तक पर चर्चा करनी है, लेकिन इस पुस्तक का जन्म कैसे हुआ ये शायद मैं पहले बता दूं तो ज़्यादा ठीक रहेगा। भारत का संविधान जब निर्माण प्रक्रिया में था, उस समय एक ऐतिहासिक घटना होने जा रही है, तो ये सदा के लिए याददाश्त बनाने के हिसाब से इस रूप में प्रस्तुत की जाए कि उसको सुरक्षित रखे, जो 1000 वर्ष तक भी खराब न हो। तो उसके लिए ऐसा पेपर कौन सा हो सकता है, क्या हो सकता है, इसकी खोजबीन शुरू हुई। तो उसमें से ध्यान में आया कि नंदलाल बोस एक ऐसे व्यक्ति है, उन दिनों कलकत्ता में उनका केंद्र था और रविंद्र भारती विश्वविद्यालय में वो कला संकाय के प्रमुख थे। तो वो कौन सा पेपर ठीक होगा और कैसे लिखा जाएगा और उस पर क्या क्या किया जा सकता है, तो ये सारा वो सोच सकते हैं, इसलिए उनको बुलाया गया और उनसे पेपर तय करवाया गया। पेपर का बड़ा आकार था, करीब 23 इंच बाय 18 इंच, और उसमें चारों तरफ 5-5 इंच की जगह छोड़कर बीच में बॉक्स बना दिया जाएगा और उसमें लिखना है। तो हाथ से लिखा जाएगा। हाथ से लिखने के लिए अंग्रेजी में लिखेंगे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा और हिंदी में लिखेंगे वसंत कृष्ण वैद्य। इन दोनों नामों का निर्णय हो गया। दोनों को दिल्ली बुला लिया गया और उनके सामने सारे विषय रख दिया गया। इधर चर्चा हो रही है, चर्चा के माध्यम से संविधान का प्रारूप तैयार होकर उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है और हाथों हाथ उसको हिंदी और अंग्रेजी में लिखने के लिए भी दिया जा रहा है। ये सारी प्रक्रिया चल रही थी। उसी समय नंदलाल बोस वो अध्ययन भी कर रहे थे और वो सोच रहे थे कि इस पर अगर चित्र बनाना है तो हर भाग पर कहीं 1 कहीं 2 इस प्रकार का चित्र बनाया जाएगा। और उनके लिए स्पेस तय कर दी गई थी कि ऊपर 3 इंच बाय 8 इंच इतना बॉक्स उनको चित्र बनाने के लिए मिलेगा, उसमें चित्र समाहित करना है। और इस प्रकार से प्रक्रिया शुरू हुई। भाग 1 इसका विषय है भारत की सीमाएं। और ये संविधान लिखने का काम जब शुरू हुआ उस समय भारत अखंड था। 6 जून 1946 उस समय सबके सामने यही था कि भारत अखंड रहेगा। गांधी जी ने भी कह रखा था कि पहले मेरे देश का देह का टुकड़ा होगा तब मैं देश का टुकड़ा होने दूंगा, मेरे सामने आंखों के सामने देश विभाजित नहीं हो सकता। और इसलिए सबका ये विश्वास भी था कि गांधी जी जो कहते हैं वो चाहे अनशन के माध्यम से हो, चाहे सत्याग्रह करके हो, वो करवा कर ही रहेंगे। इसलिए पूरा विश्वास था कि हमारा देश अखंड ही रहेगा। और इसलिए भाग 1 पर भारत की सीमाओं का निर्धारण जब हो रहा है, उस समय उस पर कौन सा चित्र लगाया जाए, तो नंदलाल बोस ने ये जो मोहनजोदारो है उसका प्रतीक चिन्ह उसको चुना। मोहनजोदारो आज के भारत में नहीं है, जो भारत विभाजित होकर पाकिस्तान बन चुका है उसमें है। लेकिन इसका चयन करके उन्होंने ये स्थापित किया कि भले ही विभाजन हो जाए बाद में, पता नहीं है, लेकिन हमें इसको सांस्कृतिक भारत के रूप में अखंड ही मानना है, इसलिए इसको लगाया जाए। तो इस प्रकार से वहाँ से शुरुआत होती है
और उसके बाद हम जब देखते हैं तो 22 भागों में कहीं एक कहीं दो ऐसे चित्र उन्होंने बनाए। उन चित्रों की व्याख्या करते हुए मैंने कुछ लेख लिखे। उन लेखों को फिर संकलित करके उसकी पुस्तक बनी, जो पुस्तक अभी आई नहीं है, हमारा संविधान भाव एवं रेखांकन, जो यहाँ उपलब्ध है। उस पुस्तक को अगर हम देखेंगे तो ध्यान में आएगा कि हर भाग पर जो एक या दो चित्र है, उन चित्रों को क्यों आंका गया, इसकी व्याख्या मैंने की है। और स्वयं मैं एक चित्रकार हूँ, भले ही कम जानता हूँ, लेकिन चित्रकारिता या चित्रकार का मानस क्या होता है, ये समझकर मैंने उस चित्रकार के मानस को पकड़ा और उसके आधार पर लिखना शुरू किया। तो ध्यान में आया कि संविधान के हर भाग का जो विषय है, या तो उस विषय का उद्गम उस चित्र के माध्यम से दिखाया गया है, या उस विषय को अगर क्रियान्वित किया जाए तो उसका परिणाम क्या होगा, आइदर द सोर्स ऑफ द सब्जेक्ट और द रिजल्ट ऑफ द सब्जेक्ट आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन। तो ये जो विषय है, ये उन चित्रों को देखकर ध्यान में आया, उसी तरह से मैंने उसकी व्याख्या करनी शुरू की। तो वो जो सारा उसमें से किताब पुस्तक बनी, उस पुस्तक को छापने की प्रक्रिया शुरू हुई। तो पहले किसी ने कहा कि नहीं, बड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, इसलिए हम नहीं छापेंगे। लेकिन NBT, नेशनल बुक ट्रस्ट, उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो एक मौलिक चीज़ है, इसको हम छाप सकते हैं, लेकिन इसमें किसी ऐसे व्यक्ति का समर्थन या इसमें भूमिका होनी चाहिए जो संविधान को जानते हैं, क्योंकि मैं तो कोई संविधान का ज्ञाता नहीं हूँ। तो बात ये थी कि आपने तो लिख दिया, लेकिन संविधान के ज्ञाताओं के द्वारा इसे स्वीकृत किया गया है, ये सामने आना चाहिए। इसलिए फिर खोजबीन शुरू हुई। तो ध्यान में आया कि डॉक्टर सुभाष कश्यप, ये एक ऐसा नाम है जिनकी पुस्तकों के सहारे पूरे देश में संविधान पढ़ाया जाता है। तो मैं उनके पास गया। उनके पास जाकर जैसे ही मैंने कहा कि सर ऐसे ऐसे मैंने एक पुस्तक लिखी है, तो मेरी तरफ देख कर कहने लगे कि आपने पुस्तक लिखी, आप कौन है? मैंने बताया मैं संघ का प्रचारक हूँ। तो संघ का प्रचारक और संविधान पर पुस्तक लिख रहा है, क्या लिखा है आपने? तो जैसे ही मैंने कहा कि मैंने चित्रों पर लिखा है, तो बड़े सहज भाव से उन्होंने कहा कि चित्रों पर क्या लिखना है, वो तो डेकोरेटिव पीस है। और मेरे मन में जो कई प्रकार के प्रश्न थे उस समय, कि शायद चित्रों की उपेक्षा की गई है, उसको छिपाया गया है, उसको सामने नहीं लाया गया है, इन सब प्रश्नों का उत्तर मुझे मिल गया कि केवल डेकोरेटिव पीस है, डेकोरेशन के नाते उसको सजाया गया है, तो उसके ऊपर इतना चिंतन क्या करना है, यही अब तक सोचा गया था। फिर जब मैंने कहा कि नहीं सर, कोई भी चित्रकार चित्र बनाता है तो बहुत सोच कर बनाता है। किसी से अगर कहा जाए कि ये बैठक कक्ष है, इस पर एक चित्र बनाओ, तो वो अलग प्रकार का चित्र होगा। रसोई घर है तो अलग प्रकार का चित्र होगा, बेडरूम है तो अलग प्रकार होगा, पूजा घर अलग प्रकार का होगा। तो हर जगह के चित्र का परिवेश, उस परिवेश के आधार पर चित्र बनता है। तो संविधान में भी इन विषयों पर चित्र बनाया है इन्होंने, तो जरूर इन्होंने कुछ सोच कर ही बनाया होगा। तो इस प्रकार से ये जो मैंने बताना शुरू किया उनको, तो उन्होंने पहले पूछा कि कैसे, आप जरा बताइए मुझे कि, तो मैंने एक दो उदाहरण दिए उनको, बड़े प्रसन्न हुए। बोले इस तरह से इतना सोचा होगा उन्होंने? मैंने कहा जी, बिना सोचे तो ऐसा नहीं किया जा सकता, लेकिन आखिर नंदलाल बोस भी मनुष्य है, उनके हाथ से भी गलतियां होती है। तो एक गलती उनके हाथ से भी हो गई है इस चित्र में। तो कहने लगे कैसे? मैंने कहा एक चित्र जो भाग 12 पर है, जिसका विषय है आर्थिक सच्छलता या आर्थिक पारदर्शिता, केंद्र और राज्य इनमें आपस में पैसों का लेन देन हो तो उसमें कितनी पारदर्शिता होनी चाहिए और कितनी स्वच्छता होनी चाहिए, इसका उसमें वर्णन है। और उस पर स्वाभाविक रूप से नंदलाल बोस ने ये सोचा कि एक शुभ कार्य है, शुभ कार्य के लिए स्वस्तिक का चयन होता है, तो उन्होंने स्वस्तिक चयन कर लिया। और शुभ होने से आनंद प्रकट होता है, आनंद का प्रतीक नटराज का चिन्ह है, नटराज का चित्र है, तो नटराज का चिन्ह उन्होंने सिलेक्ट कर लिया। और इन दोनों के सिलेक्शन के बाद उनके जो भी सहायक होगी उनको दे दिया। उनको स्पेस मिली थी, मान लो ये संविधान है, तो इसमें उनको स्पेस मिली है ऊपर की, लेकिन जो चित्र बन गए वो ऐसे खड़े बन गए। अब खड़े चित्र बने हैं लेकिन उनकी स्पेस तो ऊपर है, तो फिर कैसे किया जाए? तो फिर उन्होंने जैसे तैसे एडजस्ट करके वो चित्र छाप दिए, जिसके कारण नटराज खंडित हो गए और स्वस्तिक ये उल्टा हो गया। उल्टा इसलिए हुआ कि जितने भी चित्र दोनों संविधानों में छपे हैं, वो वास्तव में एक एक संविधान में एक एक चित्र बनाया नहीं गया है, अलग कहीं चित्र बनाया गया है, उसके साँचे बनाए गए हैं, उन साँचों को वहाँ छापा गया है।
तो स्वस्तिक का भी सांचा बनाने के लिए स्वस्तिक अंकित करके दे दिया गया। सांचा बनाने वाले ने सीधा सांचा बना दिया, जो छपा तो उल्टा हो गया। तो ये असावधानी ये हो जाने के कारण भारत के आर्थिक लेन देन के बारे में जो चित्र है वो अशुभ हो गए हैं। ये जैसे ही मैंने उनसे कहा तो एकदम वो चौंक गए, बोले इतनी बड़ी गलती कोई करेगा? आपने संविधान देखा भी है? एकदम चैलेंज किया उन्होंने। मैंने कहा जी बिना देखे तो मैंने लिखा नहीं है, सारा देख कर लिखा है। बोले मुझे दिखाइए। तो चूंकि मैं अंग्रेजी का रेफ़र कर चुका था, हिंदी का मैंने देखा भी नहीं था, तो मैंने कहा कि कहाँ है संविधान बताइए। तो उन्होंने दोनों संविधान जो सजा कर रखे हुए थे वो मुझे दिखा दिए, उनके घर में सजे थे। मैं हिंदी वाला संविधान उठाकर ले आया। मुझे भी कंफर्म होना था कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों समान है कि नहीं। तो जब खोलकर उनको दिखाया तो उस समय का दृश्य ऐसा था कि एक बार वो मेरी तरफ देख रहे हैं, एक बार चित्रों की तरफ देख रहे हैं और देख रहे हैं हाँ स्वस्तिक उल्टा है, नटराज खंडित है। क्यों हुआ ये तो बात का विषय है, लेकिन कैसे हुआ और आज तक किसी के नज़रों में क्यों नहीं आया। तो मुझे उन्होंने कहा कि 70 वर्षों से हम इस पर काम कर रहे हैं, आज तक किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। आपने एक अद्भुत काम किया है, इसलिए आप ये आपकी पांडुलिपि रखिए, मैं इसको पढ़ूंगा और इसकी प्रस्तावना लिख दूंगा। तो इस तरह से मेरी इतनी परीक्षा लेने के बाद उन्होंने प्रस्तावना लिखी। 2 दिन बाद जब मैं गया तो उनका तो पूरा वातावरण बदला हुआ था। एकदम स्वयं दरवाजे पर आए, दरवाज़ा खोला, मुझे अंदर ले गए, बड़ा स्वागत करके बैठा कर कहा कि आपने अद्भुत काम किया है, आज तक इस पर इतना विस्तार से किसी ने लिखा नहीं है और इसलिए मैंने आपको जितना लिख कर देना था वो लिख दिया है, उसको भूमिका के रूप में आप छापिए। उनकी भूमिका में उन्होंने लिखा है सबसे पहले तो कि लक्ष्मी नारायण भाला को संविधान पर लिखने वालों की बिरादरी में आने स्वागत करता हूँ। तो मुझे अपनी बिरादरी का मान लिया। नंबर 2 उन्होंने लिखा है कि अब मैं भारत सरकार से ये मांग करूँगा कि इसके बाद जब भी संविधान छपे चित्रों के साथ छपना चाहिए। ये दूसरी बात। और तीसरी बात लिखी कि इस प्रकार की यह पुस्तक अपने आप में संविधान पर अपने आप में अकेली और अद्भुत पुस्तक है। इस प्रकार की पुस्तक आज तक किसी ने लिखी नहीं है। तो इस प्रकार से 3 सर्टिफिकेट मुझे उसमें उन्होंने अपने उस भूमिका में दे दिए। और उसके बाद फिर कई प्रकार की चर्चाएं शुरू हुई, कई प्रकार के वेबिनार आयोजित होने लगे। एक वेबिनार दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट ने किया था और उस वेबिनार के ख़त्म होने के बाद मेरे पास फ़ोन आया डिपार्टमेंट की ओर से कि आज के वेबिनार में RC लाहौटी रिटायर्ड चीफ जस्टिस वो भी थे और उन्होंने आपको बधाई दी है। मैंने कहा चलो बधाई स्वीकार है। नहीं, बोले उन्होंने एक और इच्छा प्रकट की है कि संदर्भ के तौर पर इसकी व्याख्या करते समय मैं जो और भी बातें बताता हूँ उस पर भी पुस्तक लिखिए। तो मैं सोचने लगा कि एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस और वो मेरे से अपेक्षा कर रहे हैं कि मैं इस पर भी पुस्तक लिखूं, इसका मतलब बातों में कुछ दम है। तो फिर ज़रा इस पर सोचा जाए। तो उस पर जब सोचना शुरू किया तो उसमें से भी फिर एक के बाद एक लेख आना शुरू हुआ। लेख की शुरुआत ऐसी हुई कि प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज बड़ा स्वागत हुआ उनका कलकत्ते के रास्ते में या मुर्शिदाबाद से कलकत्ता आते हुए। तो उसके बारे में वो लेखक लिखते हैं, अंग्रेज लेखक, कि उस समय भारत की जनता अगर फूल न बरसाकर हम पर पत्थर बरसाती तो शायद हम भारत छोड़कर चले जाते, लेकिन हम पर फूल बरसाए गए और इसलिए हमने तय कर लिया कि अब कलकत्ता को राजधानी बनाओ और भारत पर राज करो। कलकत्ता राजधानी हमने बना ली, लेकिन कलकत्ते में राजधानी बनाने के बाद हम शासन कैसे करें? अगर भारतीय परंपरा के अनुसार ही हम शासन करते रहेंगे तो वो तो फिर हमारा राज नहीं हुआ। तो अंग्रेजों का राज हो, इसलिए क्या किया जाए? तो उन्होंने इंग्लैंड में कानून मंगवाए कि भाई हमें देश पर शासन करना है, कानून भेजिए। वहाँ से कानून आए। पहला कानून था इंडिया रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 में पहला एक्ट वहाँ से आया और उसके आधार पर उन्होंने राज करना शुरू किया। 4-5 वर्ष बाद उनको जो भी समस्याएं आती थी वो लिख कर भेजते थे, तो 4-5 वर्ष बाद एक और कानून का पुलिंदा आ गया। फिर कुछ वर्ष बाद और आया। फिर तय हुआ कि ऐसे हर 3-4 वर्ष में मंगाने के बजाय 10-12 वर्ष का एक्सपेरिमेंट हो जाए, उसके बाद मंगाना ठीक रहेगा। तो हर 10-15 वर्ष के बाद आने लगा। ऐसे आते आते जो कानून आते थे, कई कानून हमारे लिए बहुत घातक थे, इसलिए उसका विरोध भी होने लगा। कांग्रेस का जन्म और ये सारी बातें, स्वाधीनता आंदोलन, ये इसकी कहानी अभी नहीं कहूँगा, लेकिन कानून का विरोध भी होने लगा। हम कानून नहीं मानेंगे, ये सत्याग्रह का विषय बनने लगा।
और सबसे खतरनाक कानून जो आया था वो था 1905 में। 1905 में इंग्लैंड से कानून बनकर आया कि जिस कलकत्ते में बार बार स्वाधीनता के लिए आंदोलन हो रहे हैं और लोग हथियार भी हाथ में लेने लगे हैं, उस बंगाल को विभाजित कर दो, उसका दो भाग कर दो, तो ये अपने आप कमजोर हो जाएंगे। उसका यहाँ से विरोध, बंगाल से विरोध शुरू हुआ। यह विरोध केवल बंगाल तक सीमित नहीं रहा। लाल बाल पाल इन तीनों की जोड़ी तीनों ने मिलकर पूरे देश को आंदोलित कर दिया और उसी आंदोलन में लाठीचार्ज होकर ये जो अपने नहीं, उस आंदोलन में नहीं, उसके बाद गए हैं, लेकिन उस समय कई प्रकार के आंदोलन हुए। स्वयं अपने कविवर रविंद्रनाथ टैगोर वो स्वयं वंदे मातरम को लेकर और राखी लेकर रास्ते पर निकले। इस प्रकार का जो आंदोलन हुआ, परिणामतः अंग्रेजों को कानून वापस लेना पड़ा। 1911 में उन्होंने वापस ले लिया कानून, और फिर तब सोचने लगे कि जहाँ रहकर हमें कानून वापस लेना पड़ा हो वहाँ अब हम राजधानी नहीं रखेंगे, अब राजधानी यहाँ से हटाओ। 1912 से राजधानी का शिफ्टिंग शुरू हुआ और उस शिफ्टिंग के समय फिर एक कानून बनकर आया 1919 में, और उसके बाद ये तय हुआ कि अब इन कानूनों के सहारे हम एक संविधान बनाएंगे। इतने वर्षों तक तो बिना संविधान के कानून पारित होते थे, उसके सहारे हम राज करते थे। भारत की जनता की एक विशेषता है कि वो कहते हैं कि शतम वद माँ लिख, 100 बार बोल दो भले, लेकिन लिख कर मत दो। लिख कर दिया हुआ ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि अपने यहाँ तो ये भी कहा जाता है कि प्राण जाई पर वचन न जाई, वचन को इतना महत्व दिया जाता है, लेकिन वचन से भी ज़्यादा महत्व है लिख कर दी हुई बात को। ये जब उनके ध्यान में आया कि भारत की जनता का मानस जो है वो इस प्रकार का है, तो एक लिखित संविधान बनाया जाए। जिस देश का अपना कोई लिखित संविधान नहीं है, उन्होंने 160 वर्ष यहाँ राज करने के बाद 1935 में अपना संविधान बनाया। उस संविधान बनाने वालों में एक भी भारतीय नहीं था। साइमन कमीशन में 7 लोग थे, एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए उसका विरोध भी हुआ। अंग्रेज बड़े चालाक थे, उन्होंने चालाकी से उसमें से एक रास्ता निकाला कि यहाँ हमारे कई ऑफिसर ऐसे हैं जो बड़े निष्ठावान हैं हमारे प्रति, तो उनमें से किसी भारतीय को हम ये काम सौंप देंगे और उसके द्वारा ये संविधान पारित बनाया गया है, ये अगर जनता के सामने लाएंगे तो इसे जनता स्वीकार कर लेगी। और वही हुआ। BN राव को उन्होंने चयनित किया। BN राव की जिम्मे का काम सौंप दिया कि वर्ष भर में आप दुनिया भर के संविधानों का अध्ययन करके ये संविधान भारत के लिए उपयुक्त है ये प्रमाणित करके बता दीजिए जनता को। उन्होंने देश विदेश के संविधानों का अध्ययन किया और उसमें ये बता दिया कि अमुक विषय जो है वो रशिया के संविधान में भी है, अमुक एक विषय जो है वो जर्मनी के संविधान में भी है, ये विषय अमेरिका के संविधान में भी है। इंग्लैंड का तो अपना कोई संविधान था ही नहीं, इसलिए उसमें कोई उनका रेफरेंस देने की बात ही नहीं थी। तो इस प्रकार से कुछ देशों का रेफरेंस देकर उन्होंने ये प्रमाणित किया, केवल टैली किया या उसको कंपेयर किया। कई बार लोग कहते हैं कि उन देशों से लिया गया, वास्तव में उन देशों से लिया नहीं गया, उन देशों में भी यही बात है, ये कहकर उसको टैली किया गया या उसको एक प्रकार से तुलना की गई। तो इस प्रकार से उन्होंने जब ये स्वीकृति के लिए दे दिया तो पूरा देश खुश हो गया कि वाह, BN राव जब कह रहे हैं तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और 1935 से अंग्रेज सरकार अंतरिम सरकारें बनाने के लिए 1935 के उस कानून के सहारे, संविधान के सहारे राज करने लगे। हम सबका सौभाग्य समझिए, अंग्रेजों का दुर्भाग्य समझिए। 1939 में दूसरा महायुद्ध शुरू हुआ और उसमें अंग्रेज उलझते गए और अंततः ऐसा हुआ 1946 आते आते कि विश्व युद्ध समाप्त तो हो रहा है, लेकिन अंग्रेजों की या इंग्लैंड की इकोनॉमी कोलैप्स हो गई। अब तो इंग्लैंड को संभालना है या भारत को संभालना है, इंग्लैंड को संभाले या और 7 देशों पर राज कर रहे हैं उनको संभाले। तो उन्होंने तय किया कि एक एक देश छोड़ो, भारत को भी छोड़ेंगे। 20 जून 1948 को हम भारत छोड़ेंगे, तब तक आप अपना संविधान अपने ढंग से बना लीजिए। उसका आधार ये 1935 का संविधान है और अभी जो ये जो सरकार बनी है उसी सरकार के सब लोग और उनके साथ 10-15 और लोग, एक्सपर्ट लोग, उनको लेकर संविधान सभा बना दी गई और उनसे कहा गया कि इस संविधान के आधार पर आप अपना संविधान बनाइए। हम 20 जून 1948 को यहाँ से चले जाएंगे। अब लंबा समय था, 2-2.5 साल का। इसी बीच माउंटबेटन आटप के उन्होंने इंग्लैंड की रानी से जाकर कहा कि हम भारत को इतने दिनों तक क्यों ढोए, जब छोड़ना ही है
तो 15 अगस्त को ही छोड़ दे। तो उसे पूछा गया क्यों भाई 15 अगस्त क्यों, भारत की कोई विशेष बात है? नहीं, बोले भारत की नहीं, मेरे जीवन की विशेष बात है। तो क्या बात है? तो 15 अगस्त 1945 को मैंने जर्मनी का सरेंडर करवाया था। वही 15 अगस्त 1947 2 साल बाद आ रही है। तो अंग्रेज भारत का विभाजन करवा दूंगा और भारत का शासन उनको सौंप दूंगा। तो इंग्लैंड की रानी खुश हो गई, बोले चलो कोई अच्छी बात है ये तो। और इसलिए वो आ गए यहाँ। आकर उन्होंने अपने ढंग से नेहरू को संतुष्ट रखना, उसके लिए उनकी पत्नी, उनकी बेटी, उनके जिम्मे काम सौंपना, और उधर जिन्ना को संतुष्ट रखना। दोनों को हम सत्ता सौंप देंगे। 15 अगस्त को दोनों का सत्ता का हस्तांतरण 14 अगस्त की रात में हुआ, और इस प्रकार से संविधान बना ही नहीं, लेकिन देश का विभाजन हो गया। तब फिर ये बात आई कि अब तक तो हम देश अखंड रहेगा ऐसा सोचकर संविधान पर चिंतन कर रहे थे, लेकिन अब देश का जो विभाजन हो ही चुका है, तो अब ये जो है इसका संविधान बनाने की प्रारूप समिति, उसका गठन कर लिया जाए। और 29 अगस्त 1947 उस दिन प्रारूप समिति का गठन हुआ। 30 अगस्त को उनकी पहली बैठक हुई, और उसके बाद लगातार 1 वर्ष 3 महीने तक उनकी केवल बैठकें होती रही, 7 लोगों की। और उन बैठकों का निचोड़ जो था वो फिर उसके बाद चर्चा में आया, और उसमें से फिर ये संविधान बना। इससे पहले जो मैं चित्रों की बात बता रहा था वो उसी समय की प्रक्रिया है। तो ये सारा जो है ये इतिहास लिखना मैंने शुरू किया, उसकी भी पुस्तक बन गई। और उस पुस्तक के लिए फिर मैंने आर.सी. लाहौटी जी, उनको फ़ोन किया कि आपकी प्रेरणा से मैंने पुस्तक लिखना शुरू किया है, इसकी भूमिका आप लिख दे तो अच्छा रहेगा। उन्होंने एकदम फ़ोन में ही कहा कि नहीं, मुझे माफ़ करना, मैंने आज तक किसी पुस्तक की कोई भूमिका लिखी नहीं है और ना ही लिखूँगा, लेकिन आपकी ये पुस्तक ज़रूर बाज़ार में आनी चाहिए, क्योंकि आपके जो तथ्य है वो बहुत मार्मिक और तथ्यपूर्ण है, इसलिए इस पर आप लिखिए। तो खैर मैंने वो लिखना तो चालू ही रखा, दूसरे लोगों ने संविधान की उस पर की, और ये जो पुस्तक है ये उसी में से उसका जन्म हुआ है। जो पुस्तक फिर बाद में हमको आर.सी. लाहौटी को समर्पित करनी पड़ी, क्योंकि ये पुस्तक छपने से पूर्व ही उनका देहांत हो चुका था। तो ये उनको समर्पित करके ये पुस्तक अभी बाज़ार में आई है। तो इस पुस्तक पर अगर चर्चा करनी हो तो एक लंबी कहानी है जो मैंने संक्षिप्त में बता दी है। अब इसके ऊपर अगर किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। संविधान जो हमारा बना, हमने बहुत लंबा विचार विमर्श, आपने कहा शायद करीब 2 साल 11 महीने 18 दिन ये और 26 नवंबर को इसको हमने अपनाया। क्या इतना विमर्श होने के बाद आपको देखते हैं, आपने पढ़ा देखा, तो कैसे भारत और भारतीयता का बिंब नजर आता है? ये बहुत ही माने सेंसिटिव प्रश्न है, क्योंकि जिन्होंने बनाया वो सब भारत प्रेमी थे। 7 लोगों की जो कमेटी बनी वो सभी भारतीयता से ओतप्रोत इस प्रकार के व्यक्ति थे। लेकिन एक अंदर की छिपी हुई बात जो कि आम आदमी नहीं जानते, लेकिन जब मैंने इसकी हिस्ट्री सारी पढ़नी शुरू की तो ध्यान में आई कि ये जो है अपने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति वहाँ हुए डिस्कशन का निचोड़ इस रूप में संविधान तैयार कर लेती थी, और उसके बाद ये संविधान बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा 1 मैन कमेटी को सौंपा जाता था। वो 1 मैन कमेटी, इसमें जो भी कुछ अमेंडमेंट करना है वो बिना किसी को दिखाए उनको पूरा अधिकार होता, वो ये करेंगे और फिर संविधान को पारित कर दिया जाएगा। वो 1 मैन कमेटी और कोई नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसलिए अम्बेडकर के सारे किए हुए काम पर अंतिम कलम वो नेहरू जी चलाते थे, और उस पर क्या कलम चलाई गई है इसको ज़्यादा बताने की उनको ज़रूरत नहीं होती थी, क्योंकि वो प्रधानमंत्री थे, सर्वोच्च पद पर थे। तो इस प्रकार से संविधान बना। उसमें जहाँ जहाँ भी भारतीयता का पुट लाने का प्रयास था वो बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, और जहाँ जहाँ उनकी मानसिकता, जवाहरलाल नेहरू की मानसिकता, उसके विपरीत कुछ होता है, वहाँ उन्होंने उसको पहले ही अमेंड कर दिया। और फिर जब संविधान पारित हुआ 26 नवंबर 1949, उसके बाद
कुछ ही महीनों में 1951 में एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट नेहरू ने करवाया बिना ट्रायल के। मैंने संविधान को अपनाया भी नहीं गया, उस पर ट्रायल भी नहीं हुई, पहला चुनाव भी नहीं हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट उन्होंने करवा दिया। और वो अमेंडमेंट जो था उसका लक्ष्य क्या था कि अभी हम सत्ता पर है, अगले चुनाव में वापस हम ही सत्ता पर आए, उसके लिए क्या क्या इसमें अड़चनें आ सकती है उसको दूर करना है। तो वो दूर करने के लिए अमेंडमेंट करवाकर उन्होंने पहला अमेंडमेंट वो करवा दिया। उसी समय से बाबा साहब अम्बेडकर और नेहरू इनके मतभेद ये खुलकर सामने आने लगे, क्योंकि अम्बेडकर जी चाहते थे कि हमने इतनी मेहनत से संविधान बनाया है और बिना ट्रायल किए, बिना उसका कोई अवलंबन किए इन्होंने अमेंडमेंट भी करवा लिया और लक्ष्य सीमित है, केवल वापस सत्ता पर आना है, तो ये ठीक नहीं है। ये जब ठीक नहीं ऐसा कहा तो जब चुनाव हुआ, चुनाव में बाबा साहब अम्बेडकर जीत कर न आए, इसकी रणनीति बनाई गई और बम्बई से उनको हरा दिया गया। लेकिन उनकी अपनी प्रतिभा थी, कई लोग चाहते थे कि वो तो सदन में आने चाहिए, तो उच्च सदन में अर्थात राज्यसभा में उनको लाया गया मध्य प्रदेश से, और वो राज्यसभा में आने के बाद कानून मंत्री बने। कानून मंत्री बनने के बाद उनको तो खुश होना चाहिए, लेकिन कानून मंत्री बनने के बाद वो कहने लगे कि मैं कानून मंत्री हूँ, लेकिन सारे कानून तो इनके हाथ रखे इन्होंने, कानून मंत्री करने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए 1.5-2 वर्ष बाद उन्होंने वहाँ से भी त्यागपत्र दे दिया और उसके बाद देश भर में प्रवास करते हुए ये कहना शुरू किया उन्होंने कि जो हमें अंदेशा था वही हुआ है, संविधान गलत हाथों में जा चुका है। ये बहुत लचीला संविधान है हमने जो बनाया है, तो गलत हाथों में जाने से उसका दुरुपयोग भी हो सकता है और वही होने लगा है। इसलिए इस दुरुपयोग से बचाना है तो सत्ता पर योग्य व्यक्ति आए, इसका प्रयास होना चाहिए। लेकिन अब सत्ता पर तो 5 वर्ष के लिए वो आ ही गए थे, इसलिए उनको बदलना तो संभव नहीं था। तब इन्होंने फिर ये भी कहना शुरू किया कि मेरा बस चले तो मैं इस संविधान को जला दूँ। तो उनसे फिर राज्यसभा में प्रश्न पूछा गया कि आप स्वयं इसके निर्माता हैं और आप कह रहे हैं कि इसको जला दूँ, ऐसा क्यों? तो इस पर उनका बड़ा प्यारा उत्तर है। वो कहते हैं कि जो मंदिर हमने भगवान की मूर्तियां रखने के लिए बनाया, उसमें अगर कोई राक्षसों की मूर्ति रखने लगे तो मैं और क्या कहूँगा। तो उनका सीधा टारगेट जो था नेहरू थे कि नेहरू जी इसका गलत उपयोग कर रहे हैं और इसलिए इसके बारे में सोचना चाहिए। और उसके बाद फिर उन्होंने बहुत सोचा और उसमें से फिर ये निकाला कि ये जो आरक्षण की बैसाखी है उसके सहारे इस समाज को चलाना ठीक नहीं है। इसलिए जिनको आरक्षण देने की बात हमने 10 वर्ष के लिए कही है, 7 वर्ष में नेहरू ने उस पर कोई विचार ही नहीं किया, कुछ होने नहीं दिया। तो इस समाज को इससे मुक्त किया जाए और स्वाधीन होकर स्वावलंबी बनकर वो हिम्मत के साथ रहे, ऐसा कुछ किया जाए। तो इसलिए क्या करना होगा, तो हम या तो बौद्ध बनेंगे या कोई और मत जो है उसको अपनाएंगे। ये यहाँ की जो वर्ण व्यवस्था है उस वर्ण व्यवस्था से हमें मुक्त होना है। तो उन पर बड़ा दबाव आया। किसी ने कहा कि आप इस्लाम स्वीकार कर लीजिए, ईसाई मत स्वीकार कर लीजिए। उन्होंने दोनों को ठुकरा दिया कि भारत में पनपा हुआ मत ही मैं स्वीकार करूँगा। और इसलिए फिर उन्होंने एक साथ 3.5-4 लाख लोगों का मतांतरण करने के लिए नागपुर में भव्य आयोजन किया और बौद्ध मत स्वीकार करवाया अपने ही सब पंथ के लोगों को। और उस समय उन्होंने जो बात कही वो बहुत ही मार्मिक थी। उन्होंने कहा कि बौद्ध मत क्यों, और आरक्षण की हमें आवश्यकता नहीं है, स्वाभिमान से जीना है, ये बात कैसे होगी, ये स्थापित करने के लिए मैं इसके बाद देश भर का प्रवास करूंगा, इस पर लेख लिखूंगा और सबका प्रबोधन करूंगा। लेकिन देश का दुर्भाग्य कहना होगा कि बौद्ध मत स्वीकार करने के बाद केवल 53 दिन वो जिंदा रहे, 53वें दिन उनका देहांत हो गया। और इसलिए भारत उस उनके संकल्प से चूक गया या उससे वंचित रह गया जो वो चाहते थे। अब वो चाहते थे वो कर नहीं पाए, इसलिए अब हमारा ये बनता है कर्तव्य कि उनका सपना पूरा करना हो तो इस संविधान का क्या करें। उसी का अंतिम उत्तर इसमें दिया गया है कि संविधान का जन्म कैसे हुआ ये तो हम समझ गए, अब इसके पुनर्जन्म की आवश्यकता है। वो कैसे होगा उस पर सोचना चाहिए। ये इस पुस्तक का निचोड़ है। मेरा प्रश्न जो आपकी पुस्तक है भावे में रेखांकन, उसको लेकर के, इसमें जितने 26-28 चित्र बनाए हैं नंदलाल बोस ने, उसमें से सबसे हृदय स्पर्शी आपको कौन सा लगा
और दूसरा इसमें हमारे महापुरुषों के चित्र हैं, उसमें टीपू सुल्तान का भी चित्र है, तो उसके बारे में आपने क्या लिखा है, उसका जरा। ठीक, पहला प्रश्न तो इनका है कि इन चित्रों में सबसे मार्मिक चित्र कौन सा लगा। तो मैं ये कहूँगा कि अभी तो पूरा देश राममय है, और राममय इसलिए है कि हम राम राज्य का सपना देख रहे हैं। राम राज्य क्या है? तो जिस राज्य में हर नागरिक के मौलिक अधिकार की रक्षा होगी, वो है। और मौलिक अधिकारों की रक्षा के ऊपर चित्र बना है लंका विजय के बाद लंका पर शासन न करते हुए वापिस अयोध्या आकर अपना राज्य स्थापित करना है, अर्थात राम राज्य स्थापित करना है। ये उनका जो पहले से संकल्प था, और जिसके लिए भरत बड़े आग्रही थे कि आपके आने तक मैं तो सिंहासन पर बैठूंगा ही नहीं, आपके चरण पादुकाओं को वहाँ बैठा कर मैं राज करूँगा, और आप अगर एक दिन की देरी करेंगे तो मैं जल समाधि ले लूँगा। तो इसलिए उनको तुरंत अयोध्या जाना था। अयोध्या जाने के लिए केवल 2 दिन हाथ में है। तब ये तय हुआ कि पुष्पक विमान की व्यवस्था की जाए और इनको पहुंचा दिया जाए। तो पुष्पक विमान में राम, लक्ष्मण, सीता तीनों बैठकर अयोध्या की ओर जा रहे हैं, मौलिक अधिकारों की रक्षा करने वाला राम राज्य स्थापित करने के लिए। ये सबसे मौलिक थी। और जो कंट्रोवर्शियल है, जिसके बारे में मैंने बता ही दिया था कि उसमें स्वस्तिक उल्टा हो गया और नटराज खंडित हो गए, उसका तकनीकी मिस्टेक है, वो उसको ठीक करना चाहिए। और दूसरी बात आपने बताई, क्या थी? टीपू सुल्तान को क्यों लाया गया है? तो ऐसा है कि नंदलाल बोस कई प्रकार की बातें सोचते थे। तो उन्होंने सोचा कि अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान, ये उस चैप्टर का विषय है। तो उस चैप्टर में अल्पसंख्यक कौन, तो महिलाओं को भी उन्होंने एक प्रकार से अल्पसंख्यक माना कि इनकी उपेक्षा ना हो। अल्पसंख्यक की वजह उपेक्षित, तो इनकी उपेक्षा ना हो, और मुस्लिम समाज की भी उपेक्षा ना हो, जिन्होंने 700 वर्ष तक यहाँ चाहे अत्याचार करके क्यों ना हो राज किया है, तो उनकी भी उपेक्षा ना हो। इसलिए 2 कॉमन पॉइंट खोजे जाए। तो 2 कॉमन पॉइंट खोजने के लिए सोचने लगे। तो उसी समय बात मन में उनके आई कि उसके लिए कॉमन पॉइंट एक ही हो सकता है कि अंग्रेज़ों का विरोध जिन्होंने किया है, ऐसी कोई महिला, और अंग्रेज़ों का विरोध करने वाला कोई मुगल, इसको चयनित किया जाए। तो दोनों भी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी और टीपू सुल्तान, इन दोनों को उन्होंने एक साथ रखा है। विषय है मतलब उपेक्षित लोगों के प्रति सोचना, और उसके लिए उन्होंने जिनका अंग्रेजों के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ी और उसमें बलिदान हुए, ऐसे 2 लोगों को चयनित किया। तो उनके चयन की प्रक्रिया ये थी। अब ये बात अलग है कि टीपू सुल्तान ने भी बहुत मंदिरों का नाश किया था, और उसने अंग्रेजों से विरोध भी, लड़ाई भी इसलिए की थी कि उनका राज स्थापित करना था, हिंदू के राज के लिए नहीं किया था। झांसी की रानी ने भी लड़ाई जो की, वो उनका राज जो है उसकी परंपरा आगे बढ़ती रहे, दत्तक पुत्र को भी सिंहासन मिलना चाहिए, उसके लिए जो लड़ाई थी वो लड़ी थी। तो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के 2 कारण अलग अलग थे, लेकिन अंग्रेजों से लड़कर बलिदान हुए हैं, ये कॉमन पॉइंट था। इसलिए उन दोनों को यहाँ स्थान मिला है। कोई और? भीमराव अंबेडकर जी ने राज्यसभा में बताया कि मैं संविधान को जलाना चाहता हूँ, इसका कोई तथ्य मिल सकता है राज्यसभा से ही अगर लेना चाहे तो? इसमें है, इस पुस्तक में आपको मिल जाएगा। किसने प्रश्न पूछा था, कब पूछा था, और राज्यसभा में रिकॉर्डेड है। उसमें उन्होंने राज्यसभा में ये नहीं कहा कि मेरा बस चले तो मैं जला दूं। उनसे ये पूछा गया कि ऐसा आप क्यों कर रहे हैं पब्लिकली। उसका जवाब उन्होंने दिया कि जो मंदिर हमने भगवान की मूर्तियों के लिए बनाया था, उसमें अगर कोई राक्षसों की मूर्ति रखने लगे तो मैं और क्या कहूँगा। ये जवाब है उनका। मेरा प्रश्न ये है कि संविधान के जो मूल प्रतिकृति है उसमें छपे हुए चित्रों की आपने व्याख्या की है, परंतु संविधान में समय समय पर संशोधन होते रहते हैं, तो क्या वो संशोधन मूल चित्रों से मेल खाते हैं या उनके साथ कॉन्ट्रडिक्ट कर जाते हैं? अब तक 120 से अधिक
संशोधन हो चुके हैं। किसी भी संविधान में इतने संशोधन होना ये कोई अच्छी बात नहीं है। और इसलिए मैं ये कहूँगा कि ये शोध का विषय है यद्यपि, लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी है कि जो ध्यान में आती है कि ऐसे ऐसे संशोधन हुए हैं कि जो एक दूसरे के विपरीत है, और उन विपरीत संशोधनों के सहारे कोई केस लड़ता है तो एक क्लॉज जो है वो उसको सपोर्ट कर रहा है, दूसरा क्लॉज उसका खंडन कर रहा है, लेकिन जिससे सपोर्ट मिल रहा है वो उसी को हाईलाइट करते हुए आगे बढ़ रहा है। और जज के सामने प्रश्न आता है, मेरे जितने भी सेमिनार वेबिनार चल रहे हैं उसमें वकील भी आते हैं, जज भी आते हैं। जज मेरे सामने कहते हैं कि कई फैसले ऐसे होते हैं हमारे सामने कि हमारा मन नहीं मान रहा है लेकिन संविधान कह रहा है कि ये फैसला दो। अब मन नहीं मान रहा है तो फिर क्या करें, तो हम उसको फिर पेंडिंग कर देते हैं, अगली तारीख दे देते हैं। तो कई मामलों में अगली तारीख मिलने के जो भी 10 कारण होंगे उसमें एक कारण ये भी है कि उस जज के मन के अनुकूल नहीं है लेकिन संविधान कह रहा है इसलिए देना पड़ेगा। तो फिर वो कहता है कि ये मैं नहीं दूंगा, अगला जज आएगा तो वो दे देगा, इसलिए इसको टाल दो, अगली तारीख देता है। एकदम 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद की, 2-2 साल बाद की भी कोई तारीख देते हैं। उसका कारण ये है कि मैं 2 साल तक यहाँ हूँ, मैं इसको फैसला दे नहीं सकता, तो 2 साल बाद की तारीख दे दी। इसमें बहुत खोजबीन करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, बहाने बनाते हैं सब। आपकी संविधान के ऊपर तमाम बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, और आपने कहा था कि इस संविधान का पुनर्निर्माण होना चाहिए। तो आपके अनुभव से मैं कुछ जानना चाहता हूँ कि पुनर्निर्माण में वो संविधान कैसा होना चाहिए। इन चित्रों के माध्यम से इस संविधान की आत्मा को प्रतिष्ठित किया गया है। इसलिए अब जब भी संविधान लिखा जाएगा इसमें 2 चित्रों को हटाकर या उसको सुधार कर, और अगर उस स्पिरिट के आधार पर संविधान लिखा जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी जो संविधान लिखा गया है वो केवल कानूनी भाषा है, क्योंकि कानून के पुलिंदे के सहारे लिखा गया है। इसलिए वाक्यों की शुरुआत ही ऐसी होती है, इफ दिस इज टू बी डन। तो इफ क्या है, तो उसके लिए ऊपर रेफरेंस देखना पड़ता है, ये किस वाक्य से इफ जुड़ा है, इफ से वाक्य की शुरुआत हो रही है। तो ऐसे कई वाक्य हैं उसमें, कई स्थानों पर। तो इतना वो कॉम्प्लिकेटेड, इतना जटिल है। वकील लोग कहते हैं कि हम कानून के मास्टर है, लेकिन फिर भी हमें समझने में कठिनाई होती है, क्योंकि कहाँ का रेफरेंस कहाँ दिया है ये समझकर तब फिर उसको प्रमाणित करना पड़ता है। तो ये जो कॉम्प्लिकेटेड भाषा, इतनी जटिल भाषा है, इसका सरलीकरण होना चाहिए, और चित्रों के सहारे जो भाव प्रकट किया गया है उसी को आधार मानकर और इसका लिखा जाना चाहिए। 2 चित्र बदलना जरूरी है, एक तो टीपू सुल्तान जो कंट्रोवर्शियल है, और दूसरा अकबर का दरबार भी इसमें दिया है। अकबर का दरबार देने का कारण ये है कि अकबर ने केंद्र और राज्य इनमें आपसी सौहार्द का वातावरण होना चाहिए, ये स्थापित करने के लिए आपस में लड़ाई करो, युद्ध में जीतो, और वहाँ की कोई महिला को ले आओ, उनसे शादी विवाह करो और वैवाहिक संबंध स्थापित करो। तो ये उसका तरीका था। अब अकबर द ग्रेट हम पढ़ते हैं, लेकिन उसका ग्रेटनेस कोई ग्रेटनेस नहीं है, वो ये तरीका अपनाता था। जैसा इससे पहले वाले सत्र में बताया गया कि अंग्रेजों ने रास्ते बनाए, लेकिन किस लिए बनाए, तो लूट का सामान जल्दी से जल्दी दूसरी जगह जाए इसलिए। तो उसी तरह अकबर महान इसलिए है कि उसने महिला को तो उठाकर लाए, लेकिन कहा कि हमने इससे हम विवाह करेंगे, वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए और आप हमारे रिश्तेदार हो गए। तो इस प्रकार से ज़बरदस्ती की रिश्तेदारी स्थापित करके राज्यों में आपस में, केंद्र में राज्यों में संपर्क अच्छे रहे, ये वो करने का प्रयास करते थे। तो ये कोई बहुत आदर्श स्थिति नहीं है, हमारी भारतीय मानसिकता के अनुकूल नहीं है, लेकिन उनको वहाँ स्थान दिया है। नंदलाल बोस की मजबूरी थी कि जिन मुगलों से हमें छुटकारा पाना है, तो पहले अंग्रेजों से छुटकारा पा ले, तब मुगलों को थोड़ा बहुत महत्व दिया है, उसको बाद में हटा देंगे, ये सोचा होगा उन्होंने। नेक्स्ट, चलो और कोई प्रश्न? हाँ। नमस्कार, आपकी पुस्तकें तो मैं पढ़ नहीं पाया, इसलिए उसको तो चर्चा संभव नहीं, लेकिन 2 जिज्ञासाएं मेरी। एक स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित है। जब भारत का स्वाधीनता संघर्ष इतना प्रभावी नहीं था और अंग्रेज बहुत ताकतवर थे, उस समय भारतीय सफल रहे बंगाल विभाजन को खत्म करने में।
1947 में जब स्वाधीनता संघर्ष बढ़ा था और अंग्रेज कमजोर थे, क्या कारण है कि 1947 में हम भारत के विभाजन को नहीं टाल पाए? और दूसरा, संविधान से संबंधित जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 29 और 30 को आप जानते हैं, इस बात को माइनॉरिटीज के लिए ही है। आप इसकी क्या प्रासंगिकता देखते हैं? जब पूरे मौलिक अधिकार नागरिकों को एड्रेस किया हुआ है, तो नागरिकों में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों ही शामिल है, तो क्यों 29 और 30 की आवश्यकता है? उसकी क्या प्रासंगिकता है? पहला प्रश्न है आपका कि 1947 में तो हम बड़े मजबूत थे, फिर भी विभाजन को क्यों नहीं टाल सके। तो हम मजबूत थे, लेकिन हमारा नेतृत्व गलत हाथों में था और उन गलत हाथों की कमजोरी माउंटबेटन जानते थे। इसलिए वो अपने साथ अपनी पत्नी और बेटी को लाए और उन दोनों की जिम्मे ये काम दिया कि तुम नेहरू को रिझाते रहो और मैं उनसे जो करवाना है करवाता रहूँगा। तो ये कमजोरी जो है, ये भारत की आम जनता को पता नहीं थी। उनको केवल सिगरेट पीते हुए लोगों ने देखा है और लेडी माउंटबेटन की तरफ देखकर हंसते हुए देखा है, लेकिन बाकी बातें तो पता नहीं थी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये माउंटबेटन की चालाकी, और उसके सहारे उन्होंने अपना बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण की मैं यहाँ का गवर्नर जनरल हूँ और मेरे नेतृत्व में ये सारा हो रहा है, तो उसके बाद मेरे बाद यहाँ का ही कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनेगा, तो इस तरह से सारा वातावरण बना रखा था। इसलिए लोग निश्चिंत थे। और इधर विभाजन भी हुआ था, तो विभाजन की जो पीड़ा है उसको भी सह रहे थे। जो विस्थापित आ रहे थे उनको संभालो, उनकी रक्षा करो, उनकी चिंता करो। इसी बीच नेहरू गांधी जी के विरोध में जो भी कुछ वातावरण बना था कि जिन्होंने विभाजन तो पहले होने नहीं दूंगा कहा था, विभाजन होने के बाद 55 करोड़ पाकिस्तान को दिए जाने चाहिए, पाकिस्तान से आए हुए लोगों को ज़मीन दी जानी चाहिए, भारत के हिंदू मुसलमानों को उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मुस्लिम प्रीति उनकी जो है वो जब सामने आ रही है, तो नाथुराम गोडसे से रहा नहीं गया और उसने आकर पहला प्रयास किया, लेकिन गांधी ने उसको नज़रअंदाज नेहरू के पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि ऐसा ऐसा होने जा रहा है और महाराष्ट्र से 2 नवयुवक आए हैं जो ये टारगेट करके आया है कि गांधी जी को मारना है। तो वो पहले ही गिरफ्तार कर सकते थे, उनको पता था उनको, लेकिन वो चाहते थे कि हो जाए ऐसा कुछ, और उनके सामने हो गया। अब होने के बाद जिसने हत्या की है वो जब खुद सरेंडर कर रहा है, तो फिर किसी तीसरे व्यक्ति को पकड़ने की कोई बात ही नहीं थी। लेकिन नेहरू ने इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाया और पूरे देश में ये ब्राह्मणों को प्रताड़ित करो, उनको पकड़ो, इनको गिरफ्तार करो, ये उनकी कम्युनिटी का है, ये इस संगठन से जुड़ा हुआ है, उस संगठन पर प्रतिबंध कर लगाओ, ये जो वातावरण बनाया उसमें देश उलझ गया। तो ऐसी उलझी हुई स्थिति में 1948, 49, 50 ये बीते। तो ऐसी जो सारी स्थितियां हैं, भले ही हम मजबूत रहे हो, लेकिन ये संकट जो आता था, इस संकट के कारण हम विचलित थे। तो हम खुशियां मनाए या दुख मनाए, इसको फेस करे या उसको फेस करे, ऐसी सारी स्थिति में देश चल रहा था उस समय। ये सबसे बड़ी बात। और 29 और 30 माइनॉरिटीज की आर्टिकल 29 और 29-30 का ऐसा है कि उसको आप गौर से पढ़ेंगे तो ध्यान में आएगा कि उसमें ये नहीं कहा गया है कि मेजॉरिटी का ये अधिकार नहीं है, बल्कि ये कहा गया है कि मेजॉरिटी का ये कर्तव्य बनता है कि माइनॉरिटी की इस भावना का वो विचार करे, उसकी कद्र करे। इसलिए बड़े भाई का कर्तव्य क्या है ये उसमें झलकता है, उनको मना नहीं किया गया है। ये भी हम गलत व्याख्या कर रहे हैं। जैसे सेक्युलर शब्द की हम गलत व्याख्या करते हैं, उसी तरह से धारा 30 अनुच्छेद 30 का भी हम गलत अर्थ निकालते हैं। वास्तव में केवल इतना ही कहा गया है कि उनकी उपेक्षा न हो, इसलिए उनको सारे स्वाधीनता, ऐसा कभी नहीं कहा गया है कि हिंदू अपने ग्रंथों को नहीं पढ़ा सकता। हाँ, उनकी संस्कृति को सुरक्षित करने के लिए शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का जो अधिकार दिया, उसके कारण ये एक द्वारा सारा विवाद। हाँ, तो हिंदुओं को मना तो नहीं किया ना। ये अपनी कमजोरी है कि हम अपने बात को स्थापित न करते हुए केवल उन्हीं को संरक्षण दे रहे हैं। अपनी बात को स्थापित करते हुए उनको भी संरक्षण मिले, ये उसमें से झलकता है। लेकिन हम एक हिस्सा भूल गए और दूसरे हिस्से पर
चर्चा करने लगे। यही बात सेक्युलर शब्द पर हो रही है। हम ये जरूर कहते हैं कि 42वें संशोधन के माध्यम से इंदिरा गांधी ने प्रीएम्बल में सेक्युलर शब्द को घुसेड़ दिया। तो कोई गलत तो है नहीं शब्द सेक्युलर शब्द। सेक्युलर का अर्थ है पंथ निरपेक्ष। हिंदी में अनुवाद भी उसका वही किया गया है। और सेक्युलर शब्द केवल संविधान में संशोधन में से ही आया ऐसा नहीं है, उससे पहले से भी 25वें अनुच्छेद में सेक्युलर शब्द है, जिसमें ये कहा गया है कि सेक्युलर एक्टिविटीज़, और उसका अनुवाद किया गया है लौकिक क्रियाकलाप। तो मनुष्य के द्वारा होने वाले लौकिक क्रियाकलापों से इस देश को वंचित न करे। हम सेक्युलर है अर्थात हम लौकिक क्रियाकलापों से इस देश को आगे बढ़ाएं, ये भाव उसमें से आता है। लेकिन कुछ वामपंथियों ने जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं और दिखाना चाहते हैं, उन्होंने ये एक नैरेटिव स्थापित किया है, ये एक अवधारणा स्थापित कर दी कि सेक्युलर माने धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष वास्तव में कोई कभी हो नहीं सकता, क्योंकि धर्म की अगर सीधी एक वाक्य में व्याख्या करनी हो तो वो ये है कि प्रकृति प्रदत्त कर्म ही धर्म है। प्रकृति ने हमें मनुष्य बनाया है, हमें मनुष्य का धर्म निभाना है। प्रकृति ने कोई बीज भेजा, बीज बनाया है, उस बीज को अपना धर्म निभाता है, पेड़ बनता है, फिर बीज देता है। मनुष्य किसी प्राणी को बनाया, वो प्राणी अपना धर्म निभा रहा है। तो जो जिस रूप में प्रकृति ने यहाँ भेजा है, जिसको प्रकृति प्रदत्त कर्म ही धर्म है, तो हमें मनुष्य का धर्म निभाना है। मनुष्य के नाते हम पिता बने तो पितृधर्म निभाते हैं, पुत्र बने तो पुत्र धर्म निभाते हैं, पत्नी बनी पत्नी धर्म निभाती है, माँ बनी है मातृधर्म निभाती है, पितृधर्म निभाया जाता है, जो राजा बन गया उसको राजधर्म निभाना है। तो इस प्रकार से ये धर्म की व्याख्या है। लेकिन हमने धर्म को सीमित कर दिया रिलीजन के साथ। रिलीजन अलग चीज़ है, धर्म अलग चीज़ है। धर्म का अंग्रेजी में कोई अनुवाद नहीं हुआ अब तक, कर नहीं पाया कोई, क्योंकि वो कंसेप्ट ही नहीं है अंग्रेजी में। सब पंथों को एक नज़र से देखना और सब पंथों के छत्र के रूप में होना, ये हिंदुत्व की ही है अवधारणा, भारत की ही अवधारणा है, बाकी देशों में ये अवधारणा है ही नहीं। और इसीलिए 152 क्रिश्चियन राष्ट्र बन गए, 54 इस्लामिक राष्ट्र बन गए, और जो क्रिश्चियन और इस्लाम नहीं बने उन पर ये आक्रमण कर करके उनको बनाना चाहते हैं। भारत को भी बनाना चाहते हैं, लेकिन भारत का एक अपना, जिसके बारे में कहा गया है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, वो कुछ बात क्या है, तो वो यही है कि हम सब पंथों को लेकर चलते हैं। हमारा लक्ष्य तो ये भी है कि इस्लाम और ईसाई वो भी अपना अहंकार छोड़ दे और यहाँ सबके साथ रहे, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उनका तो, उनके मन में तो ये अहंकार है कि बिना क्रिश्चियन बने आपको ये नहीं मिलेगी, हेवन नहीं मिलेगा, और वो कहते हैं कि बिना इस्लाम स्वीकार किए आपको जन्नत नहीं मिलेगी। तो जन्नत में और हेवन में जाना है तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। जबकि भारत कहता है कि किसी भी पंथ को स्वीकार करो, आखिर जाना सबको स्वर्ग ही है। तो ये जो उदारता है, इस उदारता को कमजोरी नहीं समझना चाहिए। इस उदारता को गर्व के साथ कहते हुए उनको भी अपने इस उदारता में लाना, ये अपना लक्ष्य होना चाहिए। चलिए, और कोई प्रश्न? किसी ने हाथ उठाया था? मैं अरुण तिवारी, उदयपुर स्कूल ऑफ सोशल वर्क का विद्यार्थी, वहाँ से मास्टर ऑफ सोशल वर्क कर रहा हूँ। मेरी एक जिज्ञासा है कि संविधान में तो मूल ढांचे का बात की गई है, तो ये मूल ढांचा क्या है अब तक स्पष्ट नहीं है। समय समय पर इसकी व्याख्या की गई है, इसमें कुछ शब्द ऐसे आते हैं जिनकी व्याख्या की गई है। इसमें ये स्पष्ट क्यों नहीं है कि मूल ढांचा क्या हो सकता है? इसको समाहित क्यों नहीं किया जा रहा है संविधान में कि मूल ढांचे को एक एरिया देना चाहिए कि कितना क्या व्यवस्थित होना चाहिए? इसके बारे में आप नहीं, मूल ढांचे के पीछे भाव यही है कि ये जो प्रीएम्बल है, ये सारे संविधान का निचोड़ है, मूल आधार वो है। उससे कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने छेड़छाड़ करके 2 शब्द उसमें घुसेड़ दिए। लेकिन उन 2 शब्दों के कारण कोई ये एकदम अपवित्र हो गया, ऐसी बात नहीं है। उसकी अगर सही व्याख्या की जाए तो इसकी भी चर्चा जब संविधान का प्रीएम्बल लिखा जा रहा था उस समय हुई थी। उस समय भी कुछ लोगों ने कहा था कि हम सेक्युलर है, ये शब्द इसमें आना चाहिए। उस समय अम्बेडकर के भाषण में उन्होंने ये कहा है कि हम जन्मजात सेक्युलर है, तो हमें अपने इस परिचय को ऐसे अलग से लिखने की क्या ज़रूरत है, ये तो हमारा अपना स्वभाव है, इसलिए अपने स्वभाव को लिखने की जरूरत नहीं है। उसमें केवल एक वाक्य ही पर्याप्त है, हम भारत के लोग।
तो ये हम भारत के लोग, ये शब्द आया है, ये वाक्य जो आया है, वो इतनी चर्चा का निचोड़ था कि हम भारत के लोग इतना कह देंगे तो भारत की उदारता, भारत का उदार मन, ये अपने आप उसमें आ जाएगा और फिर हमें क्या करना है तो वो बाकी बातें लिखी जाएगी। लेकिन इंदिरा गांधी कुछ इसका अलग उपयोग करना चाहती थी, सेक्युलर शब्द को भुनाना चाहती थी और उसकी गलत व्याख्या के सहारे इस मुस्लिमों को खुश रखना चाहती थी, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन फिर भी हम सेक्युलर है, इससे हमें परहेज भी नहीं करना चाहिए, गर्व के साथ कहना चाहिए कि हाँ हम सेक्युलर है। दुनिया में और कोई सेक्युलर है ही नहीं, हम ही है। और यहाँ का सेक्युलरिज्म तब तक ही सुरक्षित है जब तक यहाँ हिंदू है। हिंदू माइनॉरिटी में आ जाएंगे तो सेक्युलरिज्म खत्म। सही कहा आपने। चलिए, और बस सही कहा, सेक्युलरिज्म बस हिंदुत्व की वजह से, और फिर हम उदार मन चितान वाले हुए। और कोई पूछना चाहेगा? हाँ नमस्कार सर, मेरा क्वेश्चन है कि जब भी हम संविधान में कुछ परिवर्तन की बात करते हैं या वर्तमान परिस्थितियों में कोई संविधान में हम कुछ नया लाया या नवीन संविधान लिखने की बात करते हैं, तो एक विशेष कम्युनिटी है जो कांग्रेस हो या फिर कम्युनिज्म को प्रेषित होती है, तो वो इस चीज को विरोध करती है कि संविधान में कुछ बदलाव नहीं आना चाहिए, अगर ऐसा कुछ होता है तो हम पूरे देश को जला देंगे। ऐसी बातों का कहाँ तक सार्थक है और एक नागरिक होने के नाते हमारे क्या कर्तव्य है, हमें उसके बारे में बताइए। जिस संविधान में 125 के करीब संशोधन हो चुके हैं, उसमें अगर कोई कहे 126वां संशोधन एक और आएगा तो उसमें कोई विरोध नहीं करेगा। लेकिन बात कहने के तरीके पर निर्भर करता है। जब ये कहा जाएगा कि हम संविधान को बदलना चाहते हैं तो विरोध होगा। इसलिए हमें बदलना नहीं है, संविधान ठीक है, उसका सरलीकरण करना है, उसका पुनर्लेखन करना है, पुनर्निर्मित नहीं करनी है हमें। जो है वो सही है, उसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये अपने आप जो हमें चाहिए वो चीज़ उसमें आ जाएगी। ये जो कॉम्प्लिकेशंस है, उस कॉम्प्लिकेशंस का ही लाभ बाकी लोग उठा रहे हैं। इस कॉम्प्लिकेशन को दूर करना है तो इसका सरलीकरण होना चाहिए, सरल भाषा में लिखा जाना चाहिए। और एक मिनट, और जो आपने बताया कि बड़ा सेंसिटिव विषय बन जाता है, वो इसलिए बनता है कि सीधे लोग इसको अम्बेडकर के साथ जोड़ते हैं कि अम्बेडकर का विरोध है। मेरे तक माइक आते आते मेरे प्रश्नों का सरलीकरण हो गया था। अच्छा। पर एक अच्छा शब्द आपने काम में लिया था, पुनर्जन्म, पुनर्लेखन। संविधान का पुनर्जन्म करना होगा। हाँ, पुनर्जन्म। और फिर एक प्रश्न आया था कि पुनर्निर्माण, तो मैं एकदम से कब गया था कि ऐसा शब्द काम में नहीं ले, है ना। तो मुझे भी लगता है, मैं एक सामान्य नागरिक हूँ, मैं मेरे मोहल्ले में मेरे दोस्तों के बीच बैठा हूँ, तब मैं ये जो तथ्यात्मक बातें हैं ये शायद उनको बोर करे, समझ आए नहीं आए, मैं एक सामान्य नागरिक होने के नाते दोनों चीजें मेरे मन में जो दो प्रश्न थे कि सेक्युलर होना पंथ निरपेक्षता है, धर्म निरपेक्षता नहीं, और ये जो पुनर्जन्म होना चाहिए, पुनर्निर्माण नहीं, और पुनर्जन्म ही हो रहा है, पुनर्निर्माण नहीं। मैं इनको बहुत सरल तरीके से तथ्यों के साथ, सामान्य तथ्यों के साथ कैसे सर्व कर सकता हूँ अपने समाज में। थोड़ा मैनिपुलेट किया मैंने क्वेश्चन, क्योंकि ये सारी चीजें आ रही। नहीं, आप आराम से पूछ सकते थे। बहुत संक्षिप्त में एक ही उत्तर इसका, इस पुस्तक को आप पढ़ेंगे तो आपको सारे तथ्य मिल जाएंगे। इसमें सारी बातें बड़े तथ्यों के साथ दी गई है, किस भाषण में कब उन्होंने क्यों कहा, ये सारी बातें उसमें कही गई। और ये कहा जा सकता है कि संविधान का पुनर्लेखन होने से दो आत्माओं को शांति मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी। वो दो आत्माएं हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि दोनों ने ये बात लिखी है कि संविधान का दुरुपयोग न हो, इसके लिए जनता को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ये इतना लचीला बनाया गया है कि इसका कोई भी दुरुपयोग कर सकता है। तो इसलिए उसको सरलीकरण करने से दुरुपयोग रुकेगा। संविधान की जो हमने जीवन गाथा देखी थी, इसमें हमने देखा, आपने कहा था वो तो उनको टेली किया था, पर हम जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, हम भी पढ़ते ही हैं। हालांकि मैंने संविधान को इस दृष्टिकोण से नहीं देखा जो आपने आज के चित्र के हिसाब से और एक एक चीज को जिस तरह से व्याख्या की है, उसमें हम कहते हैं कि उन्होंने बहुत, जो BN राव था साहब थे, उन्होंने अलग अलग जगह जाके संविधान, दूसरे देशों के संविधान को पढ़ा और उसको हमारे संविधान में समाहित कर लिया। जब हम जानते हैं, मानते हैं
कि हमारे राष्ट्र में पहले से लोकतंत्र रहा, गणतंत्र रहा, हमारे संविधान आज भी उनके जो अकाट्य साक्ष्य मिलते हैं, तो फिर हमें दूसरे राष्ट्रों से संविधान ली ऐसा समझ नहीं आता कि उस वक्त जो इतने मनीषी थे जिन्होंने भारत के लिए संविधान स्वतंत्रता संग्राम लड़ा था, तो वो वापस पराधीनता की तरफ ऐसा नहीं, कहाँ है पराधीनता की तरफ? इस तरह से अलग अलग राष्ट्रों से समाहित करके जो ना नहीं जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं, मैंने ये बात कह दी थी, फिर से रिपीट करता हूँ, दूसरे देशों से लिया नहीं गया है। अपने संविधान की बात को स्थापित करने के लिए केवल तुलना की गई है कि अरे जर्मनी के संविधान में भी ये चीज़ है, जापान के संविधान में ये चीज़ है, वहाँ से लिया नहीं गया है। हमारे पास जो है वो जापान ने भी लिया है, हमारे पास जो है वो जर्मनी ने लिया है, हमारे पास जो लिया है वो रशिया ने लिया है, वो अमेरिका ने भी लिया है। उनके संविधान पहले से बन चुके थे। उसके साथ टैली करने का काम वो जो BN राव उनके जिम्मे था, उन्होंने वही काम किया। उन्होंने संविधान पर कलम नहीं चलाई। जो साइमन कमीशन के द्वारा जो संविधान बनाकर अंग्रेज सरकार को दिया गया था, उसी को उन्होंने अप्रूव किया है केवल। और क्योंकि इंग्लैंड का कोई संविधान नहीं है, इसलिए किससे अप्रूव करे, तो बाकी देशों के साथ तुलना करते हुए उन्होंने प्रमाणित कर दिया कि ये वैश्विक स्तर का संविधान है। और जिस देश का अपना कोई लिखित संविधान नहीं है, उनसे छुटकारा पाने के लिए हमें दुनिया का सबसे बड़ा संविधान लिखना पड़ा। तो यही एक अपने आप में रहस्य की बात है। तो उसके कारण यही है। और उसको प्रमाणित करने के लिए उनके जो बहुत निकटस्थ ऑफिसर थे, निष्ठावान ऑफिसर थे, BN राव, उनकी जिम्मे काम सौंपकर उनको फिर सर की पदवी भी दे दी गई। जैसे ही उन्होंने 1935 में ये सबमिट किया और कहा कि नहीं, ये अपना संविधान एकदम अनुकूल है, इस देश में भी इस प्रकार के संविधान की ये धारा है और इसलिए इसको हम भारत में लागू कर सकते हैं, तो उनको तुरंत सर की उपाधि देकर सम्मानित किया गया। ये तो द्वितीय विश्व युद्ध की देन है हमें, ऐसा मैं कहूँगा। हमारे देश की स्वाधीनता ये या तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो द्वितीय विश्व युद्ध का लाभ उठाकर भारत में भी युद्ध करके इनको भगाना चाहते थे, और उन्होंने 2 स्थानों पर मुक्ति दिलाई भी थी। एक तो सबसे पहले अंडमान निकोबार को स्वाधीन किया, फिर मणिपुर को स्वाधीन किया। उसके बाद सिंगापुर में बैठकर सेना का गठन करते हुए उन्होंने संदेश भेजा रेडियो से महात्मा गांधी के लिए कि मैं इस देश को स्वाधीन करने के लिए अंग्रेज़ों पर आक्रमण करने जा रहा हूँ, आप मेरे लिए अनुकूल वातावरण बनाइए ताकि कम से कम हिंसा में हम इस देश को स्वाधीन कर सकें और अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा सकें। लेकिन चूँकि गांधी जी के दिमाग पर अहिंसा का भूत सवार था, यही मैं शब्द बताऊंगा, उनको ये दिखाई नहीं दे रहा था कि अहिंसा की रक्षा के लिए इतनी हिंसा हो रही है, लेकिन उनको ये लगता था कि युद्ध होगा तो हिंसा ज़्यादा होगी, और इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, युद्ध का तो मैं समर्थन नहीं कर सकता। तो इसलिए उन्होंने उनको नकार दिया कि मैं आपके लिए कोई यहाँ समर्थन नहीं कर सकता। तो इसका लाभ उठाकर अंग्रेज़ों ने फिर उनको नाटक करके मरवा दिया या गायब कर दिया, जो भी है, अभी भी रहस्य बना हुआ है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, लेकिन संविधान में नेताजी को भी लिया गया है। नंदलाल बोस ने नेताजी को लिया है, जिस भाग पर ये लिखा गया है कि भारत की प्रशासनिक रचना कैसी होगी, कौन सा पदाधिकारी क्या अधिकार लेकर बैठेगा, काम करेगा, तो इस पर चित्र दिया है नेताजी का। क्योंकि नेताजी वो प्रक्रिया शुरू कर चुके थे, उन्होंने अपॉइंटमेंट्स दे दी थी, कॉइन चालू कर दी थी, 11 देशों ने उनको समर्थन भी दे दिया था। तो इसलिए उसी रास्ते को हम आगे बढ़ाए, ये संकेत देते हुए उन्होंने वहाँ नेताजी का चित्र दिया। संविधान जो हस्तलिखित है उस पर 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं उसको ये करने के लिए समर्थन में। तो उन 284 लोगों के हस्ताक्षर, कई लोग कहते हैं कि वो तो अलग कागज़ पर ले लिए गए और इसमें बाद में जोड़ दिए गए, तो ऐसा नहीं है। संविधान का जो अंतिम पृष्ठ था, 8वें परिशिष्ट का पृष्ठ, जिसमें भाषाओं की सूची है, उस समय 14 भाषाएं सूचीबद्ध की गई थी। तो उन 14 भाषाओं की सूची के बाद उसी पृष्ठ से हस्ताक्षर शुरू हुए हैं। ये इसको गौर से देखेंगे तो ध्यान में आएगा। और सबसे पहले नेहरू को जल्दबाजी थी तो उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए जाकर।
फिर कुछ लोगों ने और हस्ताक्षर शुरू कर दिए। तब फिर किसी के ध्यान में आया कि ये तो गड़बड़ हो गई, प्रोटोकॉल के हिसाब से राजेंद्र बाबू का हस्ताक्षर पहले होना चाहिए, वो प्रतिनिधि इसके संविधान सभा के अध्यक्ष हैं। तो नेहरू जी चुप हो गए, बोले अब क्या हो गया, गलती तो हो गई, जाकर समझाओ उनको। तो जो भी 2-4-5 लोग गए होंगे उन्होंने जाके बताया कि राजेंद्र बाबू ऐसा ऐसा हुआ है। तो राजेंद्र बाबू ने उदार मन से ऊपर की ओर सिग्नेचर कर दिया, ऐसे ऊपर की ओर। नेहरू से भी ऊपर मुझे रहना है, इसलिए प्रोटोकॉल के हिसाब से इसको ठीक करना हो तो मैं ऊपर हस्ताक्षर कर देता हूँ, जहाँ कोई स्पेस नहीं है लेकिन तिरछी जगह मिल गई तो वहाँ उन्होंने अपना हस्ताक्षर कर दिया, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। और जो हिंदी वाली प्रति थी उसमें नेहरू जी शायद कहीं असावधानी हुई होगी तो हल्की सी जगह ऊपर छूट गई थी, तो वहाँ बड़ा पतला सा हस्ताक्षर राजेंद्र बाबू ने कर दिया। तो ऐसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों प्रतियों में राजेंद्र बाबू का हस्ताक्षर पहला है, लेकिन वो झलकता है कि एक तो उदार मन से किया है और एक मजबूरी में छोटा सा कर दिया है। तो उनकी उदारता और उनकी मजबूरी दोनों उसमें झलकती है, और नेहरू की सत्ता लोलुपता वो भी झलकती है।